सारण की धरती से राकेश सांडिल्य का नमस्कार है। बंधु, बहुत धुंध लोग मचाए थे। बहुत से लोग बोल रहे थे कि बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है शिक्षकों को, विशिष्ट शिक्षकों को, विद्यालय अध्यापक को सेवा निरंतरता का लाभ की घोषणा मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। बहुत लंबा लंबा सुनने को मिला था। वो तो छोड़िए, सबसे ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रचार किया जा रहा था। प्रचार करने वाले 3-4 दिन से पानी पी पी करके प्रचार कर रहे थे, दम नहीं पकड़ रहे थे कि बहुत कुछ मिलने वाला है। मैंने बोला था कि ये सब बातें हवाई है, सिर्फ और सिर्फ नियोजित को फंसा करके विशिष्ट बनाने का ये एक षड्यंत्र है। हमको आज बात हुई एक आदमी से, हम बोलो कि जो लोग बोल रहे थे कि सूत्रों के हवाले से, सूत्र से पता चल रहा है, सूत्र से पता चला है, ऐसा ऐसा प्रचार किया जा रहा था। अरे भाई, ये कौन सूत्र लगाए थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैथमेटिक्स का गलत सूत्र आप लगा लिए, a² + 2ab + b² की जगह कोई दूसरा फार्मूला तो नहीं लगा लिए कि आपका आंसर गलत आ गया। ऐसा नहीं कीजिए। ऐसा कीजिएगा तो आपके चैनल से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। जो बोलिए ऑथेंटिक बात बोलिए, किसी को अब बताइए, छोड़िए सबकी बात। 4-5 दिन से जो लोग विशिष्ट या जो भी ये आस लगाए बैठे थे कि हमको ये मिलेगा, ये आदमी चैनल वाले जो है सो ये प्रचार कर रहे हैं, उनके मन में क्या जाता होगा? हम बार बार इसी चीज़ का विरोध करते हैं। हम बार बार यही चीज़ कहते हैं कि झूठी आश्वासन नहीं दीजिए। बहुत ठेस लगता है किसी को भी। 3-4 दिन से तो विशिष्ट लोग जो होंगे बंधु, उनको सुनने में कान को बहुत प्यारा लगता होगा। हम लोग की बात उनको गलत लगती होगी, लगनी भी चाहिए। आज क्या हो रहा है? आज क्या हुआ? क्या परिणाम आया? आज क्या उनके मन पे गुजर रहा होगा? इसलिए हमेशा गलत बात फैलाने वाले का बायकॉट कीजिए। जिसका आप सेंस पकड़ लीजिए कि ये आदमी सिर्फ और सिर्फ गलत बात ही प्रचार करता है, उसका बायकॉट कीजिए। समाज में फैल रहे इस गंदगी को आप लोग अवॉइड जब तक नहीं कीजिएगा, आप लोग हमेशा ठगे जाते रहिएगा। मैं बहुत ही विनम्र स्वर में ये बोल रहा हूँ कि एक बार मेरी बातों पर आप लोग विश्वास कीजिएगा कि जो लोग ये अफवाह फैलाते हैं, उनका जब तक आप बायकॉट नहीं कीजिएगा, समाज से गंदगी नहीं जाएगी। भले कुछ देर के लिए विशिष्ट हों, उनको ये सुनने में गलत लगता हो, निगेटिव कमेंट भी कर देते हैं, वे भी मान्य है, लेकिन अपना कैरियर तो बचाइए। अपना माइंड जो है सो फ्रेश रखिए कि कौन क्या कह रहा है, इस पर थोड़ा सा मंथन कीजिए। आप लोग अपना सब बर्बाद कर दिए। सब चीज़ जो मिल रहा था, थोड़ा देर के लिए सोचिए। इन्हीं लोगों के गलत और अफवाह बात फैलाने के कारण आप लोग जा कर के जो चीज़ मिल रहा था वो भी हाथ से जाने दिए, और आज ये आशा लगाया जा रहा है कि पुनः मिलेगा। टकटके की निगाह से देख रहे हैं जो चीज़ मिल रहा था। मैंने बोला था बहुत पहले कि आज जो कपड़ा पहने हुए हैं उसे उतार करके फेंक दीजिए और नंगा पुंगा जाकर सरकार से मांग कीजिए कि हमको पुनः कपड़ा दीजिए। ये कैसा बात? ये निश्चित ही शुरू से आज तक विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो आया, उसमें ये लोग जो बढ़ा चढ़ा करके छोटी सी बात को लंबा चौड़ा फैला करके 9300 का स्केल मिलेगा, विशिष्ट शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। क्या राजकर्मी का दर्जा मिलेगा? बर्बाद तो कर दिया आप लोग सब शिक्षकों के कैरियर को। क्या मिला आप लोगों को? बहुत मिला होगा तो व्यू मिला होगा, अच्छा खासा व्यू मिला होगा।
आपका इनकम बढ़ा होगा, लेकिन प्रत्येक शिक्षक का लगभग 10 से 15 हज़ार रुपया वेतन तो खा गए आप लोग, यही हवाई बना करके। अब तो समाज को बकस दीजिए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस तरह के गलत अफवाह को नहीं फैलाइए। बहुत से परिवार मायूस हो गए और बहुत से परिवार ठगे गए आप लोगों के इन्हीं गलत नीतियों के चलते। खैर, मैं किसी को मना नहीं कर सकता, मैं सिर्फ सुझाव दे सकता हूँ। बाकी करना नहीं करना सब लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन जिन पर ये बीत रहा है उनको ये चीज़ अनुभव करना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आगे आइए, आज जो कैबिनेट से पास हुआ है, आज 5 तारीख को 5/8/2025 को उस पर कुछ नज़र डाल देते हैं। मैं शुरू से देख रहा हूँ, हालांकि जब विशिष्ट शिक्षक नियमावली और विद्यालय अध्यापक नियमावली आई थी तो इसमें मैं नहीं था, इससे हमको कोई मतलब नहीं था, मेरे नॉलेज में वो था भी नहीं, हमको कोई मतलब ही नहीं था, तो नॉलेज से क्या मतलब। लगभग 20 जनवरी के आसपास हमसे कुछ लोग संपर्क किए और इस पर मेरा नज़र गया। उस दिन से सभी नियमावलियों में जो खामियां थी उसको मैंने उजागर करने का काम किया, आज तक उजागर करते आ रहा हूं। आज जो कैबिनेट से पास हुआ है और डोमिसाइल नीति जो पास हुआ है, उस पर मैंने ध्यान दिया तो मुझे इसमें भी खामी नज़र आई और मुझे ये लगा कि सरकार पुनः TRE 4 की जो बहाली निकालेगी वो बहाली होने वाला नहीं है, किसी कीमत पर नहीं होगा। ये मैं अपने अनुभव पे बता रहा हूँ, जितना मेरे पास अनुभव है। बहुत अनुभवी नहीं हूँ, बहुत जानकार नहीं हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जितना तुच्छ ज्ञान है उसी पर मेरा नज़र गया तो मुझे आज ही लग गया कि ये सिर्फ इस वर्तमान समय में तो शिक्षा विभाग में सिर्फ आप लोग देहात में सुने होइएगा, हड़िया ढबढबाना, एक हड़िया को दूसरे हड़िया से लड़ा देना, यही सब काम चल रहा है। सिर्फ हर पॉइंट पर विवाद खड़ा कर देना, और ये डोमिसाइल नीति भी विवाद से परे नहीं होगा। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये बहाली का प्रोसेस शुरू होने के पहले ही औंधे मुँह गिर जाएगा। इसलिए कि हालांकि मैं भी डोमिसाइल नीति का पक्षधर हूँ, लेकिन आप ध्यान दीजिए, ACS महोदय का संबोधन हुआ, उसको मैंने बहुत गौर से देखा। उन्होंने बताया कि 50% तो आरक्षण है, इसके बाद 10% EWS इकोनॉमी वीकर सेक्शन का है, ये हो गया 60%। इसके बाद जो 40% बच रहा है, 60 के बाद 40% जो बच रहा है 40%, उसमें से 35 यानी 35%, शेष 40% का 35% मूल निवासी यानी बिहार की मूल निवासी महिला के लिए सुरक्षित है। सही बात है। बच गया 55%, उसमें तरह तरह से अपना समझाए हैं, सब मिला जुला करके आपको अप्रॉक्सीमेटली 84.4% सीट बिहार के निवासियों के लिए आरक्षित हो जा रहा है। बचा 15.6% उसको फ्री रखा गया है। अब आप बताइए, डोमिसाइल नीति लागू करने के बीच में ये कौन सा नीति लगा दिया गया
क्या इससे विवाद नहीं होगा? सी 60% के ऊपर जो 35% महिला के लिए आरक्षित किया गया है, इसमें दो पहलू पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये 35% क्या सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए ही होगा? जो स्पष्ट है, एसईएस महोदय ने बताया कि हाँ, ये बिहार के मूल निवासी महिलाओं के लिए होगा। तो क्या पीछे का जो 50% और 10% है वो सिर्फ पुरुष के लिए होगा? या अगर पुरुष और महिला के लिए, दोनों के लिए होगा, तो क्या इसमें कुछ गुप्त एजेंडा है कि ये बिहार के बाहर के महिलाएं के लिए भी उसमें वो भी भर सकती हैं? देखिए, यहाँ विवाद बहुत गौर से देखने के बाद ये सवाल उठता है कि जब आपने 35% महिला के लिए इस 60% के ऊपर 35%, 40% में से महिला के लिए जब व्यवस्था की हैं, तो क्या 50% और 10% EWS वाला में महिला नहीं होगी? वो सिर्फ पुरुष के लिए है? या इससे ये अर्थ लगाया जाए कि जब ये 35% मूल निवासी महिलाओं के लिए है, तो बाकी जो 60% और 50% में है, उसमें महिला जो होगी वो मूल नहीं होगी, वे पूरे भारतवर्ष की महिला उसमें अप्लाई कर सकती हैं क्या? मेरे दिमाग में ये सवाल आया। हो सकता है कि मेरा सोचना गलत भी हो, लेकिन ये मंथन करने वाला चीज़ है। तो क्या ये विवाद के घेरे में नहीं आएगा? इस पर रोक नहीं लगेगा आने वाला समय में? एक रास्ता निकाला जाता है, दूसरे रास्ते में कांट बिछा दिया जाता है। एक तरफ रास्ता निकालो, दूसरे तरफ कांटा लगा दो कि खुद आदमी उलझ के रह जाएगा। बहुत बड़ी बात है, बड़ी तार्किक बात है। इस पर ध्यान जब दीजिएगा तो आपका नज़र जाएगा कि जब, हालांकि ये सही है कि उसमें कुछ ये भी प्रावधान है कि यहाँ के जो बिहार से जो मैट्रिक और इंटर जो बच्चे किए होंगे उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सही बात है, सभी स्टेट में ये चीज़ होता है कि अपने स्टेट से पास किए हुए बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। जो ये लागू हुआ, ये सही बात है। लेकिन ये महिला आरक्षण जो है 35% दिया गया है, महिला आरक्षण का मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मेरे मन में ये सवाल आया कि ये महिला आरक्षण एडिशनल जब 35% है, तो क्या उस 50% और 10% में महिलाएं, और ख़ासकर बिहार की महिलाएं नहीं होगी? अगर उसमें महिलाएं होंगी तो क्या पूरे भारत भर की होगी? ये मेरे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने ये सवाल उठा दिया। इस पर आप लोग भी विचार कीजिएगा कि ये क्या चीज़ है और ये कैसा डोमिसाइल है। क्या इस पर विवाद नहीं होगा? एक चीज़ मेरे दिमाग में और आ रहा है, 35% आरक्षण जो महिला के लिए है वो फ्लोरिंग है, सीलिंग नहीं है। यानी 35% आरक्षण महिलाएं प्रत्येक कोटि में मिनिमम उनके लिए रहेगा। इसके बाद जो प्रतिस्पर्धा में जो और आ रही हैं तो उनकी संख्या बढ़ेगी, वे सामान्य में भी भाग ले सकती हैं। लेकिन यहाँ कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये 35%, 60% के ऊपर 35% लगाया गया है। यहाँ थोड़ा सा मैं कंफ्यूज कर गया कि बाकी के 50 और 10%, 60% में बिहार की महिलाएं होगी या पूरे भारत की महिलाएं होंगी। आगे बहुत से लोगों को मैं देख रहा हूं कि किसी न किसी नीति से जब समझ रहे हैं कि नहीं, अभी भी नियोजितों की संख्या बच गई है, तो वे दूसरे तिक्रम लगा करके फिर पुनः अपने को स्थापित करने के फिराक में हैं। और जैसा कि मैंने देखा कि
पंचायत या महापंचायत हुई, इसमें कुछ मांग रखी गई थी, ठीक है, उसमें नियोजित के लिए भी मांग था। तो मांग क्या चीज़ है भाई, सामने आ जाए तब ना। मांग तो एक ड्रामा भी हो सकता है। मांग हो गया, एक लेटर आ गया, बस अब उसके पीछे पीछे फिर आप लोग दौड़ना शुरू कर दीजिए, यही उद्देश्य हो सकता है। इसलिए पग पग पर आप लोग सावधान रहिएगा। हालांकि संघ संगठन से मुझे कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, मैं ये भी मानता हूँ कि अभी तक आपको जो मिला है वह संघ संगठन के बदौलत ही मिला है, लेकिन वर्तमान में संघ और संगठन का क्रियाकलाप जो है थोड़ा सा फिसल गया है। इसलिए थोड़ा सा फूंक फूंक के कदम रखिएगा, सावधानी से संघ और संगठन के झांसे में आइएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन मिलेंगे। नमस्कार।